is sponsored by Videocon Mobile Services. पंद्रह पैसे जमा कर 373 करोड़ का बड़ा फ्रॉड। टिकट पर लगाए गए बेस्ट के सरचार्ज से जमा पैसों का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। 500 बच्चे रोज करते हैं मौत का सामना। सोलापुर में स्कूल जाने के लिए ट्रेन के साथ पुल पार करते हैं छात्र, दूसरा कोई रास्ता नहीं। सड़कें बनाने के नाम पर लाखों का घोटाला। नासिक में पेड़ तो काट दिए गए लेकिन नए पेड़ नहीं लगाए। सहार एयरपोर्ट की जमीन पर बसी झुग्गियां हटाने की सरकारी तैयारी। निवासी कह रहे हैं जाएं तो जाएं कहां। मुंबई के बीचेस की सुरक्षा कैसे होगी? पुलिस कहती है साधन नहीं है और कोस्ट गार्ड कहता है बहुत काम का बोझ है। और गोविंदाओं पर मलेरिया का खतरा। मझगांव मंडल के 20 गोविंदा मलेरिया से बीमार पड़े, हौसला फिर भी बरकरार है। इस देश की जनता के, मुंबईकरों के कमाए हुए करीब 373 करोड़ रुपए किसी न किसी सरचार्ज के रूप में आपसे वसूले गए। लेकिन इन 373 करोड़ रुपयों का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। आपको लूटने का ये बेस्ट प्लान। अगली बार जब आप बेस्ट की बस में टिकट खरीदें तो ये भी याद रखें आप 15 पैसे सरचार्ज भी भर रहे हैं। लेकिन आपसे वसूले गए इस सरचार्ज का इस्तेमाल कहां हो रहा है ये कोई नहीं जानता। गायब हुई ये रकम कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि पूरे 373 करोड़ रुपए है। बेस्ट बस की ये घंटी ही रोजाना आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। लेकिन अब ये घंटी एक बहुत बड़े घोटाले की ओर इशारा कर रही है। एक ऐसा घोटाला जिसमें पिछले 40 सालों से मात्र 15 पैसे के नाम पर आपसे सरचार्ज लिया गया। आज ये रकम जमा होकर करीब 373 करोड़ रुपए हो चुके हैं। लेकिन ये रुपए कहां गए ये कोई नहीं जानता। उन्नीस 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ तो बांग्लादेश को राहत पहुंचाने के लिए बेस्ट ने अपने यात्रियों से 15 पैसे वसूलना शुरू किया। वक्त के साथ साथ सरचार्ज का उद्देश्य बदलता गया लेकिन सरचार्ज नहीं रुका। आपकी बेस्ट बस की टिकट में आज भी 15 पैसों का कर लगाया जाता है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक 1971 से लेकर अब तक बेस्ट ने करीब 373 करोड़ रुपए जमा कर लिए हैं। कभी बांग्लादेश को राहत के नाम पर तो कभी अपने ही देश में भुखमरी के नाम पर सरचार्ज तो वसूल कर लिया, लेकिन इस रकम का इस्तेमाल कैसे हुआ इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कहाँ खर्चा किया उन्होंने, जबकि चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से भी उनके पास जो लेटर आ जाए ये पैसा आपने कहाँ खर्चा किया उनको दिखा दीजिए। उन्होंने खर्चा कहीं नहीं दिखाया, हमने खर्चा कहाँ कर रहा हूँ। बेस्ट मैनेजमेंट कहता है कि सरचार्ज के तौर पर जमा की गई पूरी रकम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हवाले कर दी गई। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी ये बात मानती है कि रकम उनके पास जमा हुई है, लेकिन ये रकम गई कहाँ ये न तो बेस्ट को पता है और न ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को। पर ये सरचार्ज रहता है और ये अभी भी चालू है। So this surcharge we recover on behalf of state government, we recover स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से हम रिकवर करते हैं, हमारे माध्यम से। और ये जो पैसा जमा होता है वो उसी हेड में हम गवर्नमेंट के हेड में ट्रांसफर करते हैं। उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना, कौन से डिपार्टमेंट को देने के बाद वो क्या करे, ये तो स्टेट गवर्नमेंट की निर्णय प्रणाली है। जनता से पैसे लूटे गए और घोटाला भी हुआ, लेकिन ये एक ऐसा अजीब घोटाला है जिसमें इतनी बड़ी रकम कौन खा गया ये कोई नहीं जानता। भारत भिषे, TV9। और बेस्ट की इस लूट पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद आरटीआई एक्टिविस्ट मनोरंजन रॉय और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के नेता माधव भंडारी। सबसे पहले बात करेंगे मनोरंजन रॉय से। मनोरंजन जी, जब आपने आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की तो आपको क्या जानकारी दी गई, कहां गए जनता के ये 373 करोड़ रुपए? स्टार्टिंग जब मैंने आरटीआई अप्लाई किया तो उन्होंने हमें सरचार्ज रिपोर्ट दे दिए।
उसके बाद मैंने टोटल साल का टिकट की एवरेज हमने मांगा कि टोटल साल की जो पब्लिक की टिकट आपने इशू कर चुका है, टोटल अमाउंट टिकट कितना है वो दीजिए। टिकट जब आ गया है, टिकट आने के बाद उसके बाद जब मैंने ये मांगा ये कितने सरचार्ज रिपोर्ट लगते हैं, तो उन्होंने ये बताया जब 5 पैसा लेके 10 पैसा से लेके 15 पैसा सरचार्ज लागू किया जाता है। तो ये सब आने के बाद टोटल हमने सर्च का जो रिपोर्ट है वो 373 करोड़ उन्होंने दे दिया बांग्लादेश के लिए, जो चिल्ड्रन के लिए जो भी इशू है। फिर हम मंत्रालय में जब आरटीआई में डाला हूँ, जे बांग्लादेश के लिए जो पैसा आपने दिया हुआ वो कहाँ इस्तेमाल किया वो हमें चाहिए। तो बांग्लादेश फिर बीएसटी को दे दिया, मंत्रालय फिर बीएसटी को कर दिया, बीएसटी ने फिर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को कर दिया, फिर मंत्रालय ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, इसी तरीके से हमको गुलगुल घुमाते गया। बिल्कुल, जब आपने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से यही सवाल पूछा मनोरंजन जी, तब आपको क्या जवाब मिला? क्या आपको यहाँ पर जाकर कोई जवाब मिला कि ये पैसे कहाँ इस्तेमाल हुए? क्या वाकई ये पैसे बांग्लादेश पहुँचाए गए? बांग्लादेश बाकी नहीं पहुंचा गया, लेकिन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास जो आरटीआई के जरिए से आया हुआ है, तो उन्होंने सिर्फ हमें कुछ रिपोर्ट ही नहीं दिया टोटल कितने अमाउंट सर्च हुआ है वो हमें दे दी गया। लेकिन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को अगर बीएसटी ने पैसा दे रहे, क्योंकि बीएसटी पब्लिक से वसूली किया रहे, उसके बाद ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर फिर मंत्रालय को दिया जाएगा, तो डायरेक्ट बीएसटी मंत्रालय गवर्नमेंट को क्यों नहीं दिया जाएगा? ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बीच में आने का सवाल कहाँ आ रहा है? जब गवर्नमेंट को ही ऑलरेडी एक्ट बनाना है, जो भी 15 पैसा उधीवार है वो हमारा पास आना चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की भाया होके क्यों आएगा? ये मेरे पास एक सवाल है। जी मनोरंजन जी, आप मुख्यमंत्री तक गए, वहां पर भी जाके आपने एप्लीकेशन डाला, वहां से क्या जवाब मिला आपको? वहां से उन्होंने यही बता दिया जब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से रिपोर्ट लीजिए, उन्होंने आपको रिपोर्ट देंगे। और हमारा जो कॉपी था वो टोटली कॉपी है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हमें कोई रिपोर्ट नहीं दिया। बिल्कुल, यानी कि मंत्रालय ने आपको भेजा बेस्ट के पास, बेस्ट ने आपको ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास भेजा, और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अब आपको कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। नहीं जी, कोई जवाब नहीं है। और आपकी आरटीआई एप्लीकेशन में आपने कौन कौन सी चीजें और इसके सवाल पूछे थे, इस पर भी आपसे बात करेंगे। अभी इस वक्त बात करते हैं माधव भंडारी जी से। माधव जी, जनता के पैसे डकार गया बेस्ट 373 करोड़ रुपए, और ये पैसे कहाँ लगाए गए, कहाँ गए ये पैसे, इसका कोई जवाब नहीं है अब तक। नहीं, एक तो मैं मनोरंजन जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने कि अच्छा विषय सामने लाया, जनता के सामने लाया, और जनता की जो लूट हो रही है इसकी ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया। मैं सिर्फ आज इसमें एक ही आपको सुझाव दूंगा कि यह जो लूट हो रही है ये कोई बेस्ट ने नहीं की है, ये सरचार्ज जो लगाया है वो गवर्नमेंट ने लगाया है, और बेस्ट सिर्फ सरचार्ज वसूलाने वाली एजेंसी है। बेस्ट ने पैसा वसूल किया और गवर्नमेंट को दे दिया। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ही इज अ एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट, ही इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ बीएमसी और बेस्ट। तो अगर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास पैसा गया है तो वो सरकार के पास गया है, और उसका हिसाब किताब सरकार ने देना है। बिल्कुल, तो ये जो लूट है जी, ये सरकार ने की हुई लूट है। बिल्कुल, लेकिन हम ना तो बेस्ट को और ना ही ट्रांसपोर्ट कमिश्नर किसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये पूरा प्लान सरकार ने बनाया, लेकिन अब जब यहाँ पर मनोरंजन जी जाते हैं एप्लीकेशन लेकर मंत्रालय में, तो इन्हें सीधे कह दिया जाता है कि आप या तो बेस्ट से पूछिए या फिर जाकर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से। तो यहाँ पर इन लोगों की भूमिका कैसे आ जाती है सामने? नहीं, यही तो इसमें अहम सवाल है। और मैं इसमें और एक बात जोड़ना चाहूंगा कि ये सरचार्ज जो है वो सिर्फ मुंबई में बेस्ट पर नहीं लगाया है, तो सारे महाराष्ट्र में जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो चाहे पूना का पीएमटी हो या महाराष्ट्र में दौड़ने वाली एसटी हो, एमएसआरटीसी की बसेस हो, लाल बसेस हो, इन सारे बसेस पर ये सरचार्ज लगाया गया है, और ये सारा सरचार्ज ये ट्रांसपोर्ट सर्विसेज वसूल करके गवर्नमेंट को दे देती है। तो ये सारा पैसा, ये तो सिर्फ बेस्ट का 373 करोड़ है, पूरे महाराष्ट्र की ये रकम तो कई हजारों सीआर में जाएगी। तो इसका हिसाब किताब सरकार ने सामने लाना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि आपको कहना है कि ये जो बेस्ट है और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, ये लोग सिर्फ जनता से पैसे वसूलते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट को दे देते हैं। हमारे साथ शिवसेना से दीपक सावंत जुड़ रहे हैं। दीपक जी, आप इस घोटाले के बारे में 373 करोड़ रुपए जनता के डका जाता है बेस्ट, और जैसे कि माधव भंडारी जी कह रहे हैं ये सरकार का बेस्ट प्लान है जनता को लूटने का, आप क्या कहेंगे? नहीं, ये पैसा जो है वो कुपोषित बालकों के लिए सरकार ने इकट्ठा करने का मनोदय प्रकट किया था। जैसे भंडारी जी ने बताया, मैं उसमें जानकारी और देना चाहता हूं, क्योंकि ये विधिमंडल में मैंने सवाल पूछा था
कि एसटी के द्वारा वसूल किया गया जो अधिभार है वो 443 करोड़ का है, जो 2008-2009 तक वसूल किया गया। उसका क्या हो गया, लेकिन आज तक उस प्रश्न का उत्तर मुझे विधिमंडल के द्वारा या मंत्री महोदय के द्वारा नहीं मिला। ये जो पैसा था वो कुपोषित बालकों के संवर्धन करने के लिए रखा गया था। ये लूट नहीं है, ये तो दरोड़ा है। ये सरकार ने डाला हुआ गरीबों के पैसे के ऊपर, सामान्य आदमी के ऊपर, पैसों के ऊपर, और कुपोषित बालकों का जो हक का पैसा है वो दरोड़ा है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं विपक्ष के नेता एकनाथ खड़से। एकनाथ जी, आप क्या कहेंगे, जो लूट मचा रखी है यहाँ पर बेस्ट के नाम पर सरकार ने प्लान बनाया है और जनता के 373 करोड़ रुपए जो है सरकार डका चुकी है, कभी बांग्लादेश को मदद के नाम पर तो कभी कुपोषण के नाम पर, लेकिन ये पैसे कहाँ जाते हैं इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। देखिए, एक तो बस में जो प्रवासी जाते हैं उनके टिकट पर यह सेस लगा है कि भाई कुपोषण में जो लड़के मर जाते हैं उनको मदद करने की भावना से लगाया गया। इतना बड़ा 373 करोड़ रुपए का ये सेस गवर्नमेंट के पास आने के बाद गवर्नमेंट अगर ये बता नहीं सकती कि ये कहाँ गया, तो ये गवर्नमेंट के बड़ी मुश्किल बात है। और मैं बोलता हूँ कि गवर्नमेंट इसमें गंभीरता से नहीं ख्याल दे रही है। कुपोषित लड़के मर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में देखो है तो मेड़घाट में भी है, नासिक में है, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में है, गढ़चिरौली में है, कई जगह कुपोषित बच्चे मर रहे हैं। और जिनके लिए पैसे जमा करे, अगर वो पैसे सरकार नहीं बता सकती कहाँ गए, तो मुझे लगता है ये इनका अपहार हुआ है। कई तो भी पैसे इन्होंने ये पैसों की लूट की है, कई तो भी दूसरी जगह खर्चे किए हैं। और इसके लिए हम भी विधानसभा में सरकार को ये जवाब पूछेंगे कि भाई क्या हो रहा है। अब बच्चे मर रहे हैं दिन ब दिन, आप भी दिखा रहे हैं कि कई बच्चों का कुपोषण हो रहा है, और मुझे लगा है कि ये गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल एकनाथ जी, आप विपक्ष में हैं, आप इसके लिए क्या करेंगे? जनता की आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, मैं तो जब असेंबली आएगी जब तक पूछूंगा ही, और मैं अभी सरकार से जाकर ही ये सवाल पूछूंगा कि पैसे कहाँ गए। मैं 2 दिन बाद बम्बई आ रहा हूँ और मैं खुद जाके पूछूंगा हमारे ट्राइबल मिनिस्टर के पास, और इसके हिसाब पूछूंगा वो सेक्रेटरी से और उनको कि क्या हो रहा है। और इसके बारे में हम लोग सरकार को पूरी तरह कटघरे में खड़े करेंगे, और ये पैसा जो आदिवासियों के लिए जमा किया है, जो बच्चों के लिए जमा किया है, उनके ऊपर खर्चा करने के लिए बाध्य करेंगे। जी एकनाथ जी, आप हमारे साथ बने रहिए। सरकार का जनता को लूटने का बेस्ट प्लान हम आपको TV9 पर बता रहे हैं। चर्चा जारी रहेगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हात मैत्रीचा देतो सिग्नल, करा खिसारी कामा, हा सिग्नल आहे रे सिग्नल, सखी नाही राखीचा सिग्नल। सिग्नल कसाही असला तरी तो पकडणं महत्वाचं आहे। सादर आहे व्हिडिओकॉन मोबाईल सर्व्हिसेस, ज्यात आहे जबरदस्त सिग्नल स्ट्रेंथ, ज्यामुळे तुम्ही पकडू शकाल लाईफ मधला प्रत्येक सिग्नल। राहुल ने इस बार भी कम मार्क्स स्कोर की। क्या होगा इसके फ्यूचर का? पढ़ाई के सब तरीके देख ली, कुछ काम नहीं कर रहा। सुंदरम ई क्लास काम करेगा। आपके टीवी स्क्रीन पर टेक्स्ट बुक के अनुसार ऑडियो वीडियो एनिमेटेड कंटेंट एक पेन ड्राइव में। सुंदरम ई क्लास से सीखो और एग्जाम में लिखो। सुंदरम ई क्लास, एजुकेशन रेवोल्यूशन।
जब बेस्ट की बस में टिकट खरीदते हैं तो टिकट के दाम के अलावा आपको 15 पैसे अधिभार यानी सरचार्ज भी देने पड़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये 15 पैसे आपसे क्यों वसूले जाते हैं? कितने मुंबईकर ये जानते हैं कि ये सरचार्ज क्यों वसूला जाता है? भारत भिषे की खास रिपोर्ट। फिलहाल हम बेस्ट की बस में सफर कर रहे हैं और हमने अभी एक टिकट खरीदा है जिसकी कीमत 3 रुपए 85 पैसे है और जिस पर 15 पैसे का अधिभार लगाया गया है, यानी कि सरचार्ज। पूरी की पूरी कहानी यही है कि आखिर ये जो सरचार्ज वसूला जाता है बेस्ट की ओर से 15 पैसे, कि आखिर ये सरचार्ज जाता कहाँ है। हम लोगों से जानते हैं कि उन्हें इस सरचार्ज के बारे में कितना पता है। नहीं, मुझे पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता। आपने कितने रुपए का टिकट लिया है और कितना अधिभार है? 5 रुपए का टिकट लिया, 15 पैसे का अधिभार है। तो आपको पता है कि आखिर सरचार्ज जाता कहाँ है, क्या होता है? कुछ भी मालूम नहीं है। हम लोग को पता नहीं कि वो सरचार्ज क्या होता है, क्या नहीं होता है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है कि अंततः ये पैसा कहाँ गया और उसका इस्तेमाल किस तरह किया गया। आखिर वसूलने का तो अमाउंट उन्होंने बता दिया, लेकिन खर्च कहाँ किया गया इसकी जानकारी उनके पास नहीं है। कैमरामैन नीलेश के साथ भारत भिषे, TV9। लाखों मुंबईकर रोजाना बेस्ट के बस से यातायात करते हैं। जाने अनजाने में टिकट के किराए में 15 पैसे अधिभार भी देते हैं। हो सकता है कि ये 15 पैसे आपकी जेब पर भारी न पड़ रहे हों, लेकिन लाखों करोड़ों मुंबईकरों से वसूली गई ये राशि अब करीब 425 करोड़ तक आ पहुंची है और इस रकम का इस्तेमाल कैसे हो रहा है ये किसी को कानो कान खबर नहीं। आम मुंबईकरों के 373 करोड़ रुपए गायब हैं। न बेस्ट को पता है, न ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को और न ही मुख्यमंत्री को पता है। अधिभार के नाम पर पिछले 40 सालों से मुंबईकरों से वसूल की गई 373 करोड़ रुपयों का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता है। हर रोज बेस्ट बसों में यातायात करते वक्त आपसे अधिभार के नाम पर 15 पैसे लिए जाते हैं, लेकिन आपकी कमाई से जमा की गई करोड़ों की इस पूंजी का खर्च कौन और कैसे कर रहा है ये कोई नहीं जानता। अधिभार के नाम पर ये रकम पिछले 40 सालों से वसूल की जा रही है। दिसंबर 1971 से मार्च 1973 तक बांग्लादेश रिफ्यूजी रिलीफ सरचार्ज के नाम पर बेस्ट ने 13,85,204 रुपए वसूल किए। अप्रैल 1973 से मार्च 1974 तक रिलीफ सरचार्ज के नाम पर बेस्ट ने करीब 13 लाख रुपए वसूल किए। अप्रैल 1974 से मार्च 1975 तक चिल्ड्रन न्यूट्रिशन सरचार्ज के नाम पर करीब 37 लाख रुपए वसूल किए गए और अप्रैल 1975 से जनवरी 2009 तक न्यूट्रिशन सरचार्ज के नाम पर 332 करोड़ रुपए वसूल किए गए। करीब 400 करोड़ रुपए जमा हुए। हर डिपार्टमेंट इस रकम को अगले डिपार्टमेंट तक पहुंचाने की बात जरूर करता है, लेकिन इस रकम का हुआ क्या इस बात की किसी को खबर नहीं। सवाल ये नहीं है कि सरचार्ज क्यों लिया गया, सवाल तो ये है कि अगर जनता के पैसे लिए गए तो उसका इस्तेमाल कैसे हुआ और उसका हिसाब किताब कहाँ है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ये लूटने का बेस्ट प्लान है। भारत भिषे, TV9। कुपोषण के नाम पर बेस्ट आपसे अधिभार लेती है। हम आपको दिखाते हैं कि औरंगाबाद में कितना कुपोषण है, कैसे यहाँ के बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। ये तस्वीरें हैं औरंगाबाद की। इन बच्चों को देखिए, इन बच्चों की इस शरीर को देखिए, इनका पेट बाहर आ चुका है, हड्डियां साफ तौर पर दिख रही हैं और इनके सर अजीब तरीके से बड़े से आपको नजर आ रहे हैं। ये सभी बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और अब तक कुपोषण के चलते 3 बच्चों की औरंगाबाद में मौत हो गई है। मुंबईकरों से, महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों से अधिभार लिया जाता है ताकि बांग्लादेश के लोगों को मदद की जा सके, ताकि कुपोषण से जो बच्चे पीड़ित हैं उन्हें मदद पहुंचाई जा सके। लेकिन ये तस्वीर औरंगाबाद की है, देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि आपके पैसे वाकई में कहां जा रहे हैं। और इसी पर चर्चा चल रही है। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एकनाथ जी, हमने अभी हमारे दर्शकों को दिखाया किस तरह से औरंगाबाद में 3 बच्चों की मौत हो चुकी है कुपोषण के चलते, और सरकार की अगर माने तो चाइल्ड न्यूट्रिशन के नाम पर जनता से अधिभार वसूल कर रही है। एकनाथ जी, हम आपसे यही जानना चाहते हैं,
एकनाथ जी हमारे साथ इस वक्त नहीं है, हमारे साथ हैं शिवसेना के दीपक सावंत जी। दीपक जी, आप क्या कहेंगे? कुपोषण के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, लेकिन औरंगाबाद में 3 बच्चों की मौत हो गई है कुपोषण के चलते। ये तो बहुत घिनौना काम है सरकार के द्वारा किया गया हुआ, क्योंकि जैसा औरंगाबाद में कुपोषण है, वैसा मेलघाट में कुपोषण है, वैसा नंदुरबार में कुपोषण है, वैसा वाड़ा मोखाड़ा मुंबई से 80 किलोमीटर दूरी पर भी कुपोषण है। आज औरंगाबाद का कुपोषण सामने आया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एनआरएचएम का भी करोड़ों रुपए का पैसा आता है। ये अधिभार के द्वारा लिया गया पैसा है ये सब, लेकिन जो योजनाएं बनी है उसको अफसर खाते हैं, उसको ब्यूरोक्रेट्स खाते हैं, उसको राजकीय नेता लोग खाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि वो पैसा, वो मेडिसिन, वो जो खाने की चीज है, पौष्टिक आहार है, वो ये इन बच्चों तक पहुंचता नहीं है, बीच में ही गायब किया जाता है, ऐसा मेरा आरोप है। और इसके बारे में आज तक बहुत बार विधानमंडल में भी चर्चा हुई है, न्यूज में भी चर्चा हुई है, लेकिन इसका कोई हल अभी तक निकल नहीं पाया है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ये जिम्मेदारी धकेल देते हैं। सार्वजनिक आरोग्य खाता कहता है कि ये ट्राइबल डिपार्टमेंट का है, ट्राइबल डिपार्टमेंट कहता है कि महिला बाल विकास का है, महिला बाल विकास बिल्कुल, यानी कि पैसे तो ऐंठ लेते हैं, उसके बाद जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं। माधव जी, आप हमारे साथ हैं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बांग्लादेश में पैसे पहुंचे या नहीं, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि हमारे खुद के राज्य के जो लोग हैं उन तक तो हमारे दिए हुए पैसे नहीं पहुंच रहे। और हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट खुद मनोरंजन रॉय मौजूद हैं। मनोरंजन जी, आपने बांग्लादेश के अलावा जिन चीजों के बारे में जानकारी मांगी थी आरटीआई अपने एप्लीकेशन में, तो आपको क्या सही जवाब मिल पाया है? क्या 373 करोड़ के बारे में एक भी पैसे का आपको कोई हिसाब मिला है अब तक? 3 करोड़ तो छोड़ के मुझे और भी जो जानकारी मिला हुआ है, जो ऑडिट रिपोर्ट से लेके उनकी जो ऑडिट होना है किस तरीका, काफी सारा चीज का जो जानकारी हमें मिले हुए है। मुझे इस बात देखने के बाद ऐसा लगता है जब बीएसटी के अंदर जो लॉस होता है, उन्होंने हर साल देखा था हमारा लॉस होता है, मुझे नहीं लग रहा है जो बीएसटी के अंदर कोई लॉस हो रहा है। बिल्कुल, माधव भंडारी जी हमारे साथ बने हुए। माधव जी, आखिरी सवाल आपसे यही करेंगे कि अब क्या इस लूट को कैसे रोका जाए? आप अपनी ओर से क्या कदम उठाएंगे? नहीं, हमारी तरफ से जैसे हमारे विधिमंडल के नेता और विपक्ष के, महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता एकनाथ जी खड़से ने बताया कि हम सरकार को इस मामले में आड़े हाथ लेंगे, सरकार को अपना हिसाब किताब देने के लिए बाध्य करेंगे। और इसकी लड़ाई की शुरुआत तो आने वाले 2-4 दिनों में, जैसे खड़से जी ने कहा, वैसे शुरू हो जाएगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी लड़ाई सफल हो और जो जनता के पैसे हैं वो उसका हिसाब जनता को मिल पाए। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। छत्रीच्या खाली प्रेम सेक्शन, हा सिग्नल आहे रे सिग्नल, जाऊ नका सोडून म्हणतो सिग्नल, जॉब कोणाचा होणार सांगतो सिग्नल, करा खिसार रिकामा, हा सिग्नल आहे रे सिग्नल। अरे आता तरी बाईक द्या ना, हा सिग्नल आहे रे सिग्नल, सखी नाही राखीचा सिग्नल। सिग्नल कसाही असला तरी तो पकडणं महत्वाचं आहे। सादर आहे व्हिडिओकॉन मोबाईल सर्व्हिसेस, ज्यात आहे जबरदस्त सिग्नल स्ट्रेंथ, ज्यामुळे तुम्ही पकडू शकाल लाईफ मधला प्रत्येक सिग्नल। बिल्डिंग गिरी, लोग मर गए, परिवार उजड़ गए। उनको 10-10 हजार रुपया दिया गया और 9 फैमिलीज पैसे लेके चली भी गई है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं।
जिम्मेदार वहाँ के खुद लोग हैं। म्युनिसिपैलिटी ने कहा था इसको खाली करो, लोगों ने उसको खाली करने से इनकार कर दिया। क्योंकि इन लोगों को अगर हम लोग चुन के देते हैं और वो अगर नाकाम हो जाते हैं उनके लोगों को सेवा करने में, तो हम ही जिम्मेदार है उनके। TV9 जनता की आवाज, जनता के साथ। और रमजान का पाक महीना चल रहा है। इस वक्त कुछ रोजेदार हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ पंकज मिश्रा जो इस वक्त मलाड में है, उनके साथ कुछ रोजेदार मौजूद हैं। आपको दिखाएंगे, उनसे मिलवाएंगे, उस तस्वीरों को भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको दिखाएं कि रमजान की रौनक इस वक्त किस तरह से पूरे मुंबई में दिखाई पड़ रही है। शाम होते ही बाजार सज जाते हैं और इफ्तार के लिए तरह तरह के सामान इस वक्त बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं पर मिठाइयां बिक रही हैं, कहीं पर दूसरे सामान। रोजेदारों के इफ्तार का वक्त इस वक्त हो चुका है और पूरे मुंबई में रमजान की रौनक इस वक्त दिखाई पड़ रही है। आप खजूरों की तस्वीर देख सकते हैं और खजूर काफी प्रयोग में लाए जाते हैं, खासकर इफ्तार के वक्त। ये फ्रूट्स हैं कुछ। और इस वक्त हमारे साथ मलाड से पंकज जुड़ रहे हैं। पंकज, इस वक्त क्या वहां पर नजारा दिखाई पड़ रहा है? इस वक्त रोजेदार इफ्तार कर रहे हैं। जी, अभी इन्होंने अपना रोजा खोला है और यहाँ की आप भीड़ देख सकते हैं। लोग बहुत ही उत्साह से ये जो रमजान का जो दिन है इनकी बहुत ही उत्साह से गुजर रही है। आपको बता दें कि आज 12वां रमजान का दिन था, वो गुजर चुका है और बेसब्री से यहाँ के जो लोग हैं वो ईद के इंतजार में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग कितने खुश हैं। हम आपसे जानेंगे कि अभी आपने रोजा खोला, तो आज का दिन आपका कैसा था? आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गया। आज का 12वां रमजान आज हमारा कंप्लीट हुआ है और इतना अमन और शांति से यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। जैसे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, सब भाई मिलके हम यहाँ पे रमजान का जो मुबारक दिन है वो दिन को हम अच्छे से रख रहे हैं। हम भी रोजा रख रहे हैं, हमारे जो मुसलमान भाई है वो भी सब अच्छे से कर रहे हैं इसको। जो हमारे जो हिंदू भाई है वो भी हमको बहुत अमन शांति से यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छी तरह से हमको रोजा रखने में। और 12वां जो आज रोजा कंप्लीट हुआ, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हर काम काज के लोग हैं और सब लोग के अंदर इतनी अच्छी, यहाँ पर लोगों के अंदर काफी उत्साह दिखाई पड़ रहा है। और हमारे संवाददाता पंकज मिश्र भी इस वक्त रमजान के रंग में रंगे दिखाई पड़ रहे थे। रोजेदार रोजा तोड़ रहे हैं और लोगों के अंदर खासा उत्साह दिखाई पड़ रहा है। This bulletin is sponsored by Videocon Mobile Services. कैशलेस हुआ यूजलेस। उन्होंने बताया कैशलेस फैसिलिटी हम नहीं देते। बीमा कराया लेकिन क्लेम नहीं मिला। 7-8 महीना हो गया होगा, बीमा से कोई जॉब तो मिलता ही नहीं है। ये आपके साथ भी हो सकता है। बीमा ने किया बेदम। रात 8 बजे कौन सा नेता? समाजवादी, राष्ट्रवादी, कांग्रेस, कौन देगा? शिवसेना, भाजपा, कोई कुछ नहीं किया। हम सब जगह दौड़ के भागते। जगाव की मराव हे तर आम्हाला कळत नाही तर टाका म्हणून आमच्यावर काहीतरी शेट बेशीत आणून आणि अत्याचार करा आमच्यावर आणि आम्हाला मारून टाका एकदा म्हणजे तुमच्या तरी मनाची शांतता होईल। आप लोग के वोट से मांगने आएंगे ना तो ऐसे जूता से बात करेंगे ना कि तुम्हारे फिर मुंह नहीं दिखाएंगे इधर। पानी हम लोग का नाचे धोते यहीं से। जब हमारे रमजान का महीना हम लोगों का हालत पूछा जा रहा है, आधा लोग पानी बेच रहे हैं, हम लोग कैसे मरे? मेरे को किसी का सहारा नहीं ऐसा लगता। आप तो है हमदर्द करके आए थे इसलिए। तो आपके इलाके की भी हर समस्या के लिए कैमरा पर्सन संतोष नंदी, राम चिब्बारी और मैं, हमारी टीम को आप जरूर याद कीजिए क्योंकि आमची शाखा सगळी कड़े शाखा 9 अब रोज रात 10:30 बजे और सुबह 11:30 बजे। The show is sponsored by St. Angelo's IT Graduate Program. It's your time to shine. And in association with Sundaram E-Class Education Revolution. कुर्ला में एक ऐसा इलाका है जहां पिछले 4 महीनों से पानी नहीं आता। एक टैंक बना दिया गया है जहां पानी में छिपकली आती है। वो औरतें मुझसे कह रही थी और उस औरत का चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकती। वो कह रही थी कि
हमारी ईदें चली जाती हैं, हम नमाज नहीं पढ़ पाते, और ये सिर्फ इसलिए होता है ना कि हम मुस्लिम हैं। दिवाली के दिन यहाँ इस मोहल्ले में पानी आता है, इस मोहल्ले में पानी आता है, सिर्फ हम यहाँ बसते हैं कसाईवाड़े के लोग, जहाँ हमारे यहाँ पानी नहीं आता है। ऐसे ही कोई हिंदू औरत भी कह सकती है, ऐसे ही कोई क्रिश्चियन औरत भी कह सकती है। हमें धर्म का पर्दा लगाकर देखने की आदत हो चुकी है हर चीज को, इसलिए हम उसके परे काम ही नहीं कर सकते। वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। वेलकम टू टीवी 9। मैं हूं याचना और आपके लिए लेकर आई हूं आप ही का फेवरेट शो कुछ भी हो सकता है, जहां आज हम टेलीविजन की एक और बड़ी शादी की बात करने वाले हैं। जी हां, रीत की शादी हो रही है और बहुत सारे सितारे वहां पर रंग जमाने के लिए पहुंच गए हैं। और हम बात कर रहे हैं मानव और अर्चना की, जो कि रीत की शादी पर एक स्पेशल धांसू परफॉर्मेंस देने वाले हैं। आइए नजर डालें कैसी।